मैं सबको माला पहनाऊं लेकिन संभव नहीं है, तो आपके जो अध्यक्ष है इस मंडल के, उनके गले में माला से डाल रहा हूँ कि आप सबके गले में माला पड़ जाए। अध्यक्ष जी माता की हमारे मंगल बाजार रोड में आज की जो ये नुक्कड़ सभा जो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने देश के नहीं बल्कि विश्व के बड़े नेता बन चुके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं, उसके निमित्त ये सभा यहाँ हो रही है। इस सभा में हमारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारी दीदी बहुत अनुभवी हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में आपका निवास है, कल्पना सैनी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी। इस मंडल के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई 4-5 दिन से लगातार मैं आपके साथ देख रहा हूँ, बहुत ही कर्मठ लगे हुए हैं, सुरेश कैन जी। हमारे इस पूरी विधानसभा बुराड़ी विधानसभा के जो संयोजक बहुत ही सिंसियरली काम कर रहे हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। दीपक त्यागी जी हमारे यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता, कई बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पूर्वांचल मोर्चे में भी आपका बहुत सक्रिय योगदान है। हमारे चौरसिया जी, बलराम झा जी, हनुमान सैनी जी, हमारे इस सभा के जो कन्वीनर हैं, और मेरा उनका एक रिश्ता है कि वो भी रुद्रपुर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के, मैं भी रुद्रपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ रहते हैं वो अश्विनी गुप्ता जी, मुझे ही पता चला भी इधर कहाँ गए अश्विनी भाई, बैठ जाते हैं। बलराम झा जी का नाम तो ले चुका हूँ। चंचला बहन जी, चंचला बहन जी से मेरी मुलाकात कहाँ हुई? मेरे सभी युवा साथी, मेरी बहुत ही आदरणीय मेरी मातृशक्ति, और इस मंगल बाजार रोड के हमारे सभी यहाँ के निवासी, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, मैं सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड की देवभूमि से के लोगों की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़। और ऐसा एक संयोग बन रहा है कि 2012 में मैं विधायक बना और उसके बाद 17 में बना। दोनों बार जब लोकसभा के चुनाव आए तो हम लोगों की दिल्ली में ड्यूटी लगी, और ऐसा संयोग रहा कि दोनों बार उत्तर पूर्वी में ही लगी, मनोज तिवारी जी का। और इस बार भी हमें लगा कहीं और भेजेंगे, लेकिन उत्तर पूर्वी में ही भेजा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रिश्ता आपसे है, क्योंकि मेरे साथ भी उत्तर और पूर्वी दोनों जुड़ा हुआ है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन देवरिया पूर्वांचल से वहाँ गया हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हम लोग वहीं से वहाँ गए थे और मेरे पिताजी गए सम्मानित थे। तो पूर्वांचल की धरती का और उत्तरांचल की धरती का दोनों का समन्वय है मेरे साथ। शायद यही रिश्ता होगा कि आपके बार बार मुझे उत्तर पूर्वी में आने का अवसर मिल रहा। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कल भी मैं कई सभाओं में था और कई दिन से मैं इस विधानसभा में घूम रहा हूँ, यहाँ और सीलमपुर में। विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। मनोज तिवारी की बात आती है तो वो एक बात कह देते हैं कई बार कि मनोज तिवारी ने कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया भाई? देखो ये कूड़ा पड़ा है। भाई कूड़ा पड़ा है तो मनोज तिवारी उठाएंगे क्या? तुम्हारे पार्षद कहाँ हैं? तुम्हारा नगर निगम कहाँ है? अगर कोई पुलिया टूटी हुई है, पीडब्ल्यूडी की है, तो वो दिल्ली की सरकार बनाएगी, वो मनोज तिवारी नहीं बनाएंगे, भारत सरकार नहीं बनाएगी। भारत सरकार को जो काम करना है वो काम बुराड़ी में बहुत तेजी से हो रहा है, और आगे बड़े अच्छे प्लान्स हैं, उनके साथ घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे पहले अभी जो सभा के संचालक हैं दिलीप भाई प्रधान जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कह रहे थे कि शुक्ला जी, हम लोग भी 7 MP जिताकर भेजते हैं, आप भी 5 MP जिताकर भेजते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम प्रदेश में सरकार नहीं बनाते। ये कहा ना? तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि इस देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये दिल्ली वासियों का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पास केजरीवाल जैसा झूठा मक्का चालबाज नेता है।
जिसको जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं। और अफसोस की बात यह है कि हम जैसे नौजवान, हम लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए, हमें लगता था जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन खड़ा किया तो हमें लगता था कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध हो रहा है। देश के सभी नौजवानों में उम्मीद थी और उसकी उपज से जो लोग निकल कर आए और जिन लोगों ने शासन किया, आज अफसोस की बात है कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार के सारे मानदंड तोड़ दिए और सारी बेशर्मी की हदें तोड़ दी। लोक राज हमेशा लोक लाज से चलता है, उन्हें इस बात की भी शर्म नहीं आई। उससे मैं तो कहना चाहूंगा, इनसे कुछ हद तक शर्म तो लालू यादव में थी कि जब वो मुख्यमंत्री थे और जब भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा तो कम से कम उन्होंने इस्तीफा देकर जेल गए ताकि कोई मुख्यमंत्री जेल जाए, ऐसी नौबत, ऐसा कलंक लोकतंत्र के माथे पर ना लगे। अफसोस की बात कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, जेल जाऊंगा, मुख्यमंत्री पद का अपमान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मुझे बेशरम कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मुझे झूठा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जेल जाऊंगा, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो कुर्सी के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे थे, जो कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। मुझे याद है कि मैं टेलीविजन पे इनका इंटरव्यू देख रहा था, इनके साथ एक पत्रकार थे उस आंदोलन में, उन्होंने कहा था कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते, ये कहा था उस समय। और जिनके लिए कहा था, आज उन्हीं के साथ गले में गला डालकर, बाहें बाहें डालकर उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ जिसके भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्त कराने निकले थे, उन्हीं के भ्रष्टाचार के नाले में अपना नारा जोड़कर बड़ा नदी बना दी भ्रष्टाचार की, और दिल्ली में शासन करते करते देश में शासन करने का ख्वाब देखने लगे। कि जो लोग ये कहते थे कि अगर हम कुर्सी पर बैठे, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको फ्लीट नहीं चाहिए, हमको सरकारी बंगला नहीं चाहिए, हमको सुविधाएं नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो आम लोग हैं, आम इंसान हैं, आम आदमी हैं और हमें आवश्यकता नहीं है। आज मुझे कहने में दुख हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बंगलों को तोड़कर सरकारी एक बहुत आलीशान, जिसको यहाँ दिल्ली वाले क्या कहते हैं, शीश महल बनाया। और उसको बनाने के लिए कहीं हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा ना जाए, इसलिए टेंडर ना हो, इसलिए 10 करोड़ से अधिक की अगर कोई काम होता है तो टेंडर करके उसको एलजी तक ले जाना पड़ता है। 10 करोड़ से कम का खर्चे दिखाकर 50 करोड़ का वो बंगला बनाया गया, जिसे आप शीश महल कहते हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों, वो कोठी जो तुमको नजर आ रही है, वो कोठी जो तुमको नजर आ रही है, जो अपनी बुलंदी पर इतरा रही है, जरा जाकर उसके गमलों को सूंघो तो खून गरीबों की बू आ रही है, तो उसमें बदबू आ रही है, खून चूसा गया है दिल्ली के लोगों का, यहाँ के टैक्स का, यहाँ के पैसे का, यहाँ के श्रम का खून चूस करके वो कोठी खड़ी की गई है। और उसमें जो बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें कि हम हर घर से जल देंगे, जल की जगह शराब देंगे का काम शुरू हुआ, शराब में जेल जाना पड़ा। और अभी बैठा बैठा जब गोपाल जी बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में आया, ये कह रहे थे कि मैं उत्तराखंड गया था और मैं देखा कि पहाड़ की चोटियों तक पानी पहुंचाया गया है, हर घर नल से जल है। या हर घर से जल इसलिए है कि वहाँ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, एक इंजन मोदी जी का है और एक इंजन धामी जी का है। और तुम्हारे यहाँ हर घर जल से नल से जल नहीं, हर घर से अफजल निकलेगा। ये कहने वाले लोग आ रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी के साथ गले मिलकर। अब आपको दिल्ली के लोगों को फैसला लेना है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, हमें कहाँ खड़ा होना है। हमें उन मोदी जी के साथ खड़ा होना है जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है दुनिया में, जिन्होंने दुनिया में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को का स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया है, जिनका नारा है एक राष्ट्र एक देश, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा लेकर चल रहे हैं, जो सबका साथ सबका विकास की बात करके चल रहे हैं। और उनके सामने हमारे वो लोग जो निकल कर आ रहे हैं, जो इंडिया बनाया जिन लोगों ने, उनके पास कोई नारा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, सिर्फ एक नियत है कि झूठ बोलकर अफवाह फैलाकर कैसे भी किसी तरीके से कुर्सी पर बैठ जाओ और कुर्सी पर बैठने के बाद दोनों हाथों से इस देश को लूटो। आपको याद होगा कि मोदी जी के आने के पहले जब इस दिल्ली में भारत के सरकार, केंद्र सरकार में जब कांग्रेस के लोग बैठते थे, आपको याद होगा कि घोटाले का कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया था।
धरती के अंदर का घोटाला हो, धरती की सतह का घोटाला हो, वायुमंडल का घोटाला हो, अंतरिक्ष का घोटाला हो, आकाश का घोटाला हो, खेलों का घोटाला, कोई भी घोटाला उनसे छूटा नहीं था। और रोज हम अखबार में पढ़ते थे, आज ये केंद्रीय मंत्री जेल गए, आज फला मुख्यमंत्री जेल गए, आज फला नेता जेल गया कांग्रेस का, और आज ये बड़ा घोटाला खुला, आज 2G स्पेक्ट्रम, आज फला, तमाम घोटालों का जिक्र आता था, अच्छी तरह से आपको याद होगा। और उसी के खिलाफ देश के जनमानस ने तय किया कि हम एक ऐसा शासन लाएंगे जो भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएगा, जो भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेगा, और जिसकी वजह से आज मोदी जी बने। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं हम पर, आज कुछ नहीं कहने को तो एक बात कही जा रही है, खास तौर से हमारे दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों से कहा जा रहा है कि ये अगर आ गए, तीसरी बार मोदी आ गए तो संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाए। अरे शर्म करो, संविधान तो खतरे में उस दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके इस देश से लोकतंत्र को मिटाने का काम किया था, और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेलों भरने का काम किया था। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरे में कैसे पड़ सकता है? जो मोदी जी जीतने के बाद पहली बार जब संसद जाते हैं तो संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा रख के कहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है, और इसके मान सम्मान की रक्षा करने का काम करूंगा। आपको याद होगा, मैं कहना चाहता हूँ, याद होगा आपको कि हम लोग जो कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे, दीदी हमारी खुद प्रिंसिपल रही है, शिक्षिका रही है बड़ी, और हम सब ये मानकर पहले चलते थे, जो हमें पढ़ाया गया था, जो सिखाया गया था इस देश में, कि 370 तो खत्म हो ही नहीं सकती। अगर 370 खत्म हो गई तो अमेरिका और दुनिया, यूएनओ, सब लोग हमारे देश पर हमला कर देंगे, हमारे देश से पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तुमने कैसे कर दिया। लेकिन संविधान को मजबूत करने वाले लोग, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग जब बैठे, आपने देखा 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 370 को उड़ाने का काम किया था मोदी जी ने। किसके दम पे किया था? इसी संविधान के दम पे किया था। इस संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व है, इस संविधान का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हम कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक बार दिल्ली में भी आएंगे, अगली बार चुनाव से कहने आएंगे। मैं कल सुन रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं सुन रहा था कल कि यहाँ पर अभी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो उन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। एक तरफ उत्तराखंड है, आप चलकर देखें, वहां हमने, मोदी जी ने जिन लोगों को 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा दी है, जिन गरीबों को, और अभी दिल्ली में आपने सुना होगा कि पूरे देश में उन्होंने लागू किया कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी देंगे। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो पुष्कर धामी जी की सरकार काम कर रही है, हमने उत्तराखंड के हर नागरिक को, चाहे वो 1 दिन का शिशु हो, चाहे कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, कोई हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, कोई हो, हर नागरिक हमारा 5 लाख के आयुष्मान भारत से आच्छादित है उत्तराखंड में। ये है डबल इंजन की ताकत। भारत सरकार से लाभ उठाकर हम लोग आगे बढ़े। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ रहा हूँ, वहाँ सब तहसील, एक छोटी सी जिला भी नहीं है। हम लोग सुना करते थे, नारा लगाते थे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज मैं आपसे बताऊं कि मेरे क्षेत्र में जो जिला मुख्यालय भी नहीं है, वहाँ मोदी जी की वजह से एम्स बन रहा है। आप आइए कभी किच्छा ना कर देखिए, मोदी है तो मुमकिन। एक डिग्री कॉलेज नहीं था, कहाँ से लाते? भारत सरकार ने एक योजना चलाई कि जो पिछड़े जिले हैं वहाँ देंगे। उसी योजना से हमें आदर्श राजकीय महाविद्यालय मिला। मोदी है तो मुमकिन है। मैं दिल्ली वालों आपसे भी कहना चाहता हूँ, यहाँ डबल इंजन की सरकार जिस दिन दौड़ेगी, उस दिन छोटी मोटी जो समस्याएं दिखती हैं गलियों में, अब नहीं दिखेंगी। मैं आज के अवसर पर उत्तराखंड की ओर से बस एक बात आपसे कह के बात खत्म करूंगा कि राजनीति के दंगल में, राजनीति के युद्ध में पार्टियां एक दूसरे की आलोचना करती हैं, तो बड़ी बात नहीं है, करती है। हम उनकी बुराई करते हैं, वो हमारी बुराई करते हैं, हम अपने बातें गिनाते हैं, वो अपनी बातें गिनाते हैं। लेकिन मैंने बचपन से देखा है कि इस देश में जो जवान हैं, जो देश की सीमा हमारी रक्षा करते हैं, उनके प्रति पूरे देश के लोगों के हृदय में सम्मान होता है। लोग सोचते हैं कि इन्होंने हमारी रक्षा करते हैं, खड़े होकर सम्मान जान देते हैं। माइनस के टेम्परेचर में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, तपती रेत में रहते हैं, कहाँ वो बैठकर जाड़ों में, धूप में, गर्मी में, लू में, वो इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और अपनी जान को हथेली में खड़े रहते हैं।
और इसीलिए अगर मिलिट्री कोई ट्रक गुजरता था, छोटा सा बच्चा भी हो, तो हम लोग छोटे थे सैल्यूट मारते थे उसको, इस देखिए जवान जा रहे हैं, देश की रक्षा करने लोग जा रहे हैं। हम उत्तराखंड से आते हैं, वहां तो आपको अधिकांश घर ऐसे मिलेंगे जिन घरों के लड़के देश की सेना में सेवा कर रहे हैं। हम राजनीतिक लड़ाइयां लड़ते थे, लेकिन कभी सेना पर सवाल नहीं खड़े करते थे। लेकिन ये लोग जो आज मोदी से लड़ रहे हैं, अगर उन्हें मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो मोदी को गाली देते 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 इस देश की सेना को भी गाली देने लग जाते हैं। हमें दुख हुआ उस दिन जब इस देश के एक बड़े नेता ने कांग्रेस के ये कहा कि बिपिन रावत जो हमारे जनरल रहे, जो हमारी मिलिट्री की जो कंबाइंड फोर्स है, सबके जो ज्वाइंट उसके जो जनरल रहे सीडीएम बिपिन रावत, उनके लिए गुंडा कहा, सड़क का गुंडा। और जब बालाकोट में बदला लेने गए हमारे सैनिक, तब भी आपने देखा होगा कि यहाँ लोगों ने सवाल खड़े किए, कांग्रेस के लोगों ने, आप पार्टी के लोगों ने और लोगों ने, कि सबूत दिखाओ कि आपने वहां बम गिराया कि नहीं गिराया। तो जो सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े, हम चंद्रयान भेजें, हम सूर्ययान भेजें, उस पर सवाल खड़ा करें, यानी देश के वैज्ञानिकों के सवाल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश का, मोदी जी का विरोध करते करते आप देश के वैज्ञानिकों के, देश के सैनिकों के, देश के किसानों के, देश के आम नौजवान लोगों के जो देश निर्माण में लगे उनको भी गाली दोगे। इसका मतलब आपको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। और ऐसे लोगों को कतई कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। मित्रों, मैं ये बात आप लोगों के बीच कहने आया हूँ, और ये कहने आया हूँ कि मुझे ये भी पता है कि आप सब वोट दोगे भाजपा को। जो यहाँ बैठे हैं दोगे, जो यहाँ नहीं बैठे उनसे दिलवाओगे भी। लेकिन दिक्कत यही है कि हम लोग वोट डालने निकलते कम है। कल संत नगर मंडल में किसी ने कहा कि तीन दिन की अगर छुट्टियां पड़ जाएं तो दिल्ली वाले भाग चलते हैं, चलो घूम के आते हैं, कहीं उत्तराखंड चलते हैं, वृंदावन चलते हैं, कहीं और चलते हैं, कहीं और चलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड आइए, आपका स्वागत है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से भी, उत्तराखंड तीर्थाटन की दृष्टि से भी भव्य जगह है और आपका रिश्ता है। आप में से बहुत लोग उत्तराखंड के यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड आइएगा, लेकिन वोट डाल कर आइएगा। अगर आपकी उंगली पर वोट डालने का निशान नहीं होगा तो हम लोग आपको उत्तराखंड में आने नहीं देंगे, लौटाएंगे वापस, कर जाओ वोट डाल कर आओ। क्योंकि आज समस्या यही है कि हम लोग वोट डालने निकल नहीं रहे हैं, वोट का परसेंट कम है, ये चिंता की बात है। और इसके लिए जरूरी है हमारे सब जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं कि अपने मोहल्लों में, अपने इलाके में हम सब वोट डालें। और वोट डालेंगे तो निश्चित रूप से हम मोदी जी को ही वोट देंगे। मनोज तिवारी जी का ये क्षेत्र है, वो भी तीसरी बार जीत रहे हैं। मेरा ऋण है उनका मेरे ऊपर कि जब मैं बहुत कठिन परिस्थिति में था, मैं दूसरी बार लड़ रहा था चुनाव एमएलए होते हुए, और उस सीट पर मेरे यहाँ किच्छा में दीदी को पता है कि 40% से अधिक मुस्लिम भाई हैं, और जब वो सीट बहुत टफ थी, इसी हरीश रावत जी ने वो सीट चुनी। और उस सीट पर जब मैं बहुत संकट में था तो मुझे संकट से निकालने के लिए दो लोग गए। एक बाबा योगी आदित्यनाथ जी गए, तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बने। और एक हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय दुलारे, आप सबके हमारे मनोज तिवारी वहां पहुंचे, और इन लोगों ने जाके जो फिजा बदली, उससे एक छोटा सा कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का गौरव मिला। ऐसे मनोज तिवारी सिर्फ बुराड़ी के मनोज तिवारी नहीं है, सिर्फ पूर्वी, उत्तर पूर्वी के मनोज तिवारी नहीं है, बल्कि मनोज तिवारी को पूरे देश में लोग, और देश ही नहीं देश से बाहर भी जो पूर्वांचल के लोग हैं वो सब उनको अपने हृदय में रखते हैं। मनोज तिवारी का जीतना इसलिए आवश्यक है कि मनोज तिवारी ने दिल्ली के नहीं थे, लेकिन दिल्ली में आकर आपकी ऐसी सेवा की कि दिल्ली के अध्यक्ष बने प्रदेश के, और दो बार आपके सांसद बने, तीसरे बनने जा रहे हैं। और उनका मुकाबला उस आदमी से है जो दिल्ली में रह के छात्र राजनीति करता था, और जब अपने घर गया बेगूसराय तो 4 लाख से अधिक वोटों से हार कर आया। ऐसे व्यक्ति को, जो अफजल को कहता है घर से निकलेगा, अफजल जो आतंकवादियों के पोषण की बात करता है, उसको और करारा तमाचा लगाने की आवश्यकता है, और पूरी तरह से हरा कर भेजने की आवश्यकता है। और आप सब लोग 25 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाएं, इतनी अपील करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ जोर से जयकार लगाइए, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद।